4 में अब देखिए सुनो, हम लोग इसमें करेंगे क्या 9.4, 9.5, 9.6 में डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे। लेकिन कंडीशन क्या है, उन्हीं डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे जिनका फर्स्ट ऑर्डर होगा और फर्स्ट डिग्री होगी। 12 क्लास में कल इतना ही पढ़ेंगे, बाकी सब लोग हम लोग अपर क्लास में बीएससी वगैरह में अगर आप मैथ्स लेते तब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन को ही सॉल्व करना सीखेंगे। अभी तक किया गया था हम लोगों ने, एक बार फिर से रिकॉल कराया, 9.3 में क्या था कि हमने डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना सीखा था जब जनरल सॉल्यूशन गिवन था। अब क्या होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी, उसको सॉल्व करना होगा। अब चलो इससे आप भूल जाइए इस चैप्टर। अगर मैं आपसे ये कहता हूँ x² + 5x + 6 = 0 है, इसको सॉल्व करो, केवल इतना कहता हूँ, तो इसका मीनिंग क्या है कि इसको सॉल्व करके इसके रूट्स निकालिए। यही पढ़ा है क्लास 10th में, कहते हैं इस इक्वेशन को सॉल्व करो तो रूट्स फाइंड करेंगे। ऐसे ही डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो मिलेगा क्या, जैसे सपोज आपसे मैंने ये कहा dy/dx x/y, क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, फर्स्ट ऑर्डर है, एक ही बार तो डिफरेंशिएट हुआ है, डिग्री भी बने। कह रहे हैं भाई सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, तो हमेशा ध्यान रखो जब डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना होता है तो हमारा टारगेट होता है ये dy और dx को हटा देना, dy और dx को हटा देना, मतलब जो डेरिवेटिव है उसको रिमूव कर देना। तो हमेशा ध्यान रखो कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके हमको क्या मिलता है, जनरल सॉल्यूशन मिलता है। क्या मिलता है, जनरल सॉल्यूशन। क्लियर है। अगर उसमें आर्बिट्रेरी, और एक बात सुनो, ये फर्स्ट ऑर्डर है तो इसको सॉल्व करके जो भी हमको जनरल सॉल्यूशन मिलेगा उसमें कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे, 1, कि उसका ऑर्डर कितना है, 1। एक ही बार डिफरेंशिएट हुआ है तो याद रख लो कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, जनरल सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है। अभी तक क्या था, जनरल सॉल्यूशन गिवन था, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना सीखा था हम लोग ना, यहाँ एकदम उसका उल्टा होगा। तो अब देखिए 3 मेथड है सॉल्व करने के। तो 9.4 में एक मेथड है जिसका नाम है सेपरेबल वेरिएबल मेथड। सेपरेबल वेरिएबल मेथड, जैसे इसके यार नाम से ही पता लग रहा है कि जो एक जैसे वेरिएबल होंगे उनको सेपरेट कर देना। अब देखो क्या इसका मीनिंग क्या है, एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं, dy/dx = x/y। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लिया है क्योंकि हम लोग अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं, कंसेप्ट क्लियर करेंगे। अब ये चाहते हैं हम वेरिएबल को सेपरेट करना चाहते हैं, मतलब y वाले y के साथ आ जाएं, x वाले x के साथ आ जाएं, इसको बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड। ये dy है, ये y के साथ कुछ भी जुगाड़ कर, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है तो आसानी से हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो y × dy हो गया और x × dx हो गया। क्लियर है। सेपरेबल नहीं हो गया, y के साथ y आ गया, x के साथ x आ गया। अच्छा, अब हमने पढ़ा है इंटीग्रेशन। अब हमारा टारगेट क्या, dy हटाना। dy मतलब डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव जब भी हटाएंगे तो कैसे हटाएंगे, एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन। तो हम क्या करेंगे, इधर भी इंटीग्रेशन लगा देंगे और इधर भी इंटीग्रेशन। जो काम LHS में किया है वही RHS में किया तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। चलिए y का इंटीग्रेशन क्या होगा, y² / 2। क्लियर है। x का होगा x² / 2 + c। चलिए भाई, तो y बराबर क्या होगा, y² और 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2x² / 2 प्लस का 2c, 2 से 2 कैंसिल हो गया, y² = x² + 2c। देखो ये जनरल सॉल्यूशन निकल के आ गया। क्यों, क्या इसमें कहीं डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, नहीं है, और ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। ये क्या हो गया, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो गया। क्लियर है। तो इस तरीके से ये अगर आपको चेक करना है भाई कि हमारा आंसर ठीक है या नहीं तो डिफरेंशिएट कर दो यार, यही मिल जाएगा, करके देख लेना आप लोग। ठीक है। तो फाइनली समझिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके हमको क्या मिलता है, जनरल सॉल्यूशन मिलता है। और इस 12 क्लास में जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे उसका ऑर्डर फर्स्ट होगा, डिग्री भी फर्स्ट होगी, उन्हीं को सॉल्व करना सीखेंगे, बाकी हम लोग अपर क्लासेज में पढ़ेंगे। अब एक सबसे लॉजिकल कंसेप्ट हमने इंटीग्रेशन में पढ़ा है यार, कि हम किसी का भी इंटीग्रेशन करते हैं तो +c जरूर लगाते हैं। क्यों, क्योंकि वो इनडेफिनिट होता है। अगर यहाँ पे लिमिट होती 1 या 2 तो हम लोग वहाँ पे c का यूज़ नहीं करते थे। तो NCERT में इस तरीके से सॉल्व करके बताया गया पूरा इस तरीके से। तो आप लोग होशियार बच्चे हैं तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि सर इंटीग्रेशन यहाँ भी किया, इंटीग्रेशन यहाँ भी किया हमने, आपने यहाँ +c लगाया, यहाँ पर +c नहीं लगाया, और जबकि NCERT वालों ने ऐसे ही सॉल्व किया है। तो इस व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, क्या है इसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो देखिए हार्ड एंड फास्ट, मैं इसको इस तरीके से भी करूँगा, आंसर देखना एक ही आएगा, +c1 x² y। क्लियर है। अकॉर्डिंग टू रूल यही था ना, हम लोगों ने ऐसे ही पढ़ा था
तो चलिए अच्छा मैं ऐसा करता हूँ वाई स्क्वायर बाई टू एक्स स्क्वायर बाई टू C2 माइनस C1, क्लियर है। और कांस्टेंट से कांस्टेंट प्लस करो माइनस करो मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आएगा कांस्टेंट है। क्या मैं इस पूरे को रिमूव करके एक बड़ा सी नहीं लगा सकता हूँ? लगा सकता हूँ ना एक बड़ा सी, और उधर मेंशन कर दो वेयर C इक्वल्स टू C1 माइनस C2, मेंशन कर दो, देखो ना बन गया, वही कंडीशन बन गई। लेकिन एनसीईआरटी वालों ने ये भी कहा है कि ये यहीं पे आके पटकता है, आके ये ऐसे पता बच्चे बैठे कोई ना कोई तो खाने आएगा। अब कैसा क्यों किया? आपको पता है कि y इक्वल्स टू एफ एक्स होता है, ठीक है, y को, तो उन्होंने कहा कि y के टर्म में हमको लेकर आना होता है, तो इधर जो x में फंक्शन है उसमें c लगा देते हैं। वैसे लगा दोनों में सकते हैं, मैंने बताया कि दोनों में लगाकर आंसर एक ही आता है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। उन्होंने एक का यूज इसलिए किया क्योंकि उनको पता है फर्स्ट ऑर्डर है यार, फर्स्ट ऑर्डर तो एक ही आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट आएगा ना, बच्चे कंफ्यूज होंगे दो दो को देख के, तो इसीलिए एक बाद में कंबाइन कर देते। तो एनसीईआरटी ने ऐसे ही बताया कि इसी तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो ये कंसेप्ट है, इस तरीके से वेरिएबल सेपरेबल मेथड है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, टफ नहीं है। एक दो क्वेश्चन और लेते हैं, आपके एग्जाम्पल लेंगे, अच्छे से उसे हम लोग क्लियर करेंगे। बुक दे दो जरा कोई यार, बस क्वेश्चन लिखने मुझे बस, चलो सामने देखते रहिए। इसमें कुछ क्वेश्चन तो बहुत अच्छे हैं, जैसे सपोज अगर मैं ये वाला क्वेश्चन लेता हूँ, एग्जाम्पल 9 लेते हैं। कह रहे हैं कि फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। देखो सुनो, जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने का मीनिंग, अच्छा जनरल सॉल्यूशन मिलता कैसे है? डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके, ठीक है। तो कह रहे हैं फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy ओवर dx इक्वल्स टू x प्लस 1 2 माइनस y, और इन्होंने यहाँ मेंशन किया कि y है वो 2 नहीं हो सकता। सही बात है, अगर y 2 हो गया यार तो ये 2 माइनस 2 क्या होगा 0, तो 0 का डिवाइड किसी में हम लोग कर ही नहीं सकते, इसलिए मेंशन करना पड़ता है। अब कह रहे हैं कि वेरिएबल सेपरेबल मेथड से करो, तो सही बात है, y के साथ y कर सकते हैं इजीली। तो क्या ये ऐसे हो सकता है 2 माइनस y dy और x प्लस 1 dx हो सकता है। चलो अच्छा इसका आंसर बताओ क्या होगा? इंटीग्रेशन dx, पक्का? क्योंकि यार हम लोग यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, कांस्टेंट का क्या होता है x होता है, प्लस c और लगा दें, ठीक है। सब बेसिक बातें पता होनी चाहिए। अब देखो ये अभी भी डेरिवेटिव, ये अभी भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि इसमें dy और dx आ रहे हैं। हमसे कहा गया जनरल सॉल्यूशन फाइंड करो, मतलब इसको हटाना पड़ेगा, इधर भी इंटीग्रेशन कर देंगे, इधर भी इंटीग्रेशन कर देंगे। तो 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा 2y माइनस y स्क्वायर बाई 2 एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स प्लस सी। अब मत पूछना सर कि इधर क्यों नहीं लगाया सी, ठीक है, कंसेप्ट बता दूँगा। देखो कायदे में मैं जो समझता हूँ कि इसमें बोला गया है कि जनरल सॉल्यूशन बताओ, जनरल सॉल्यूशन तो ये हो गया, बात खत्म। लेकिन अब देखो यहीं पर लॉजिक है, लेकिन आंसर देखोगे आंसर ये नहीं आ रहा होगा। ये जनरल सॉल्यूशन इसलिए हो गया क्योंकि इसमें क्या कहीं पर भी डेरिवेटिव इन्वॉल्व है नहीं है। अब जो है केवल और केवल कैलकुलेशन है, जो भी कुछ है, लेकिन वो कैलकुलेशन कितनी लेंथी है उसको देखो जरा। ये लोग कहते क्या हैं कि y को एक तरफ करो बाकी सब एक तरफ करो, y को एक तरफ करो बाकी सब एक तरफ करो, ऐसा रूल रहता है, क्योंकि y बराबर एफ एक्स होता है, तो y एक तरफ और x वाले सब एक तरफ। कायदे में आंसर यहीं भी आ गया, लेकिन वो आधा नंबर काट लेंगे। क्यों? क्योंकि ये ऑप्टिमम सॉल्यूशन नहीं है। मैथ्स में ऑप्टिमम सॉल्यूशन निकालते हैं। ऑप्टिमम सॉल्यूशन बोले तो ऐसा सॉल्यूशन जिसके आगे फिर सॉल्व नहीं हो पाएगा, तो अभी सॉल्व हो सकता है। तो देखो कैसे, मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ से 2 को एलसीएम लेता हूँ, तो 4y माइनस का y स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर बाई 2, मैं यहाँ से भी 2 एलसीएम लेता हूँ, तो 2x प्लस 2c, ये कैंसिल हो गया। अब यार देखो मैं माइनस कॉमन लेता हूँ, तो y स्क्वायर माइनस 4y वो सारा माइनस इस तरफ आ जाएगा। अब कोई एक बचा क्या y को एक तरफ कर सकता? अभी नहीं कर सकता, इसको हम लोग बनाएंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। वो क्लास किस में पढ़ा है? 10th में पढ़ा हुआ है। तो देखो जो बच्चे एवरेज बच्चे हैं या कमजोर, वो यहाँ पर भी छोड़ गए हैं, आधे नंबर से कुछ नहीं हो रहा, लेकिन होशियार बच्चे हैं वो पूरा सॉल्व कर गए हैं। कैसे उसको देखते चलो, क्लास 10th में जाना पड़ेगा, CSM 4.3 में पढ़ा है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो क्या कहता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कि y स्क्वायर माइनस साइन है, माइनस लगा दो, 2 अपनी तरफ से लिख दिया करो, जो इसके अंदर लिखा है उसको लिख दिया करो। कितना हुआ ये 2y, लाना कितना था 4y, तो 2y में किसका मल्टीप्लाई करना 4y हो जाएगा 2 का, तो जिसका मल्टीप्लाई अलग से करते उसी का स्क्वायर करते उसी का माइनस कर देते। मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई डाउट होगा, क्लास 10th का यार है। ये फॉर्मूला बन गया y माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये माइनस का 4 माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का c, तो y माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये 4 उस तरफ जाएगा, तो माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 4 माइनस c। क्लियर? अच्छा
c कांस्टेंट है, 4 भी कांस्टेंट है यार, इसे हटा के क्या मैं इसे प्लस या c1 नहीं लिख सकता हूँ? और वहाँ पे मेंशन कर दिया करो, ये चीज़ मेंशन कर दिया करो कि भाई c1 इक्वल्स टू 4 माइनस c। अब देखो डियर, स्क्वायर हटेगा तो उस तरफ क्या जाएगा, अंडर रूट जाएगा, तो y माइनस 2 अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस c1 और y इक्वल्स टू, देखो इतना झमेला हो गया। अब y एक तरफ हो गया, बाकी सब एक तरफ हो गए। क्लियर है? कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है, मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई भी डाउट होगा। इस तरीके से ये कंसेप्ट है। हाँ हाँ, अब ये कि इसे रूट के अंदर कैसे लेकर आओगे, मल्टीप्लाई होता है तो लेकर आ भी जाते। कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन होगा, जीरो आ जाएगा। ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट में कहाँ, ये तो पर्टिकुलर है ना, ये आर्बिट्रेरी तो एक ही होगा। जैसे इनका क्वेश्चन था, अगर आपको डाउट है यहाँ पे 4 माइनस सी लिखा रहने दो, कोई भी दिक्कत नहीं है। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एक होगा, ये तो ओनली कांस्टेंट है ना, पर्टिकुलर, ये तो कितने हो सकते हैं। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एक ही है। देखो कायदे में यार आंसर यहीं पर आ गया था, ये तो आपको समझाया गया कि y को एक तरफ कर दिया करो, बस बात खत्म। अगर अच्छा लगे ठीक है, आधा नंबर नहीं कटवाना है, अदरवाइज तो आप पूरा ही करके वरना यहाँ छोड़ दो। तो डाउट बताइए कहाँ पर डाउट हुआ है। देखो मल्होत्रा, कहाँ डाउट हुआ है। एग्जाम्पल कौन सा, ये 10 है। देखते हैं, कह रहे फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। अब देखिए भाई, हमारा टारगेट वही होना चाहिए कि x वाले के साथ आएँ और y वाले के साथ आएँ। तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम लोग करते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई, 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स, ये तो उल्टा हो गया। y के साथ x वाले तो कुछ नहीं करेंगे, इसको इस तरफ लेकर आ जाएंगे। 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, इसको इस तरफ लेके आ जाएंगे। क्लियर है? टारगेट क्या है कि y के साथ y वाले, इस मेथड का नाम ही क्या है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। ठीक है, वेरिएबल को सेपरेट करते हैं हम लोग। तो बस अब कर दो इंटीग्रेशन दोनों तरफ। तो यार ये बन गया फॉर्मूला। चलो अभी पता लग जाएगा आपको कितने फॉर्मूले याद हैं। बताओ इसका फॉर्मूला क्या पढ़ा था, बताइए। गुड, 1/2a। गुड, फॉर्मूले नहीं याद होंगे तो इनके प्रूफ तक बताएं यार आपको। तो देखिए ये फॉर्मूला आता है 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c, तो लगेगा क्योंकि इनडेफिनिट इंटीग्रल है। अब देखिए 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, तो a की जगह कितना आ गया 1 और x की जगह कितना आ गया y। फॉर्मूला होता है 1/a, a कितना है 1, तो इसको लिखो या फिर मत लिखो। तो tan इनवर्स y/1, क्योंकि 1 है ना ये, इक्वल्स टू ऐसे इसको क्या लिखेंगे, tan इनवर्स x/1 प्लस c। तो 1 को लिखो या फिर मत, बस यही हमारा सॉल्यूशन हो गया। कायदे में देखा जाए सॉल्यूशन तो यही हो गया हमारा। क्यों हो गया सॉल्यूशन यार, क्योंकि हमने डेरिवेटिव हटा दिया। टारगेट क्या है हमारा, जनरल सॉल्यूशन में लाना, और जनरल सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आते हैं, डेरिवेटिव नहीं होते, तो वही हमने हटा दिया डेरिवेटिव। अब आप और दिल पर लेकर गए मान लो, तो इसको ये tan उस तरफ चला जाएगा, तो y इक्वल्स टू tan, ऐसे कर सकते हो, क्योंकि हमने कहा था कि y को एक तरफ रखो, लेकिन ये भी ठीक है। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं, ये तो सिंपल था। एग्जांपल 11 कह रहा है फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखिए पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात करें, मतलब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट गायब हो जाएगा। -4x y स्क्वायर गिवन x 0 y 1। अच्छा गिवन भी दिया गया है, तो देखो ये अच्छा क्वेश्चन है ये। अब x 0 दिया गया है और y हमको 1 दिया गया है, फिर बोला गया कि इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन बताइए। चल देखते हैं, सबसे पहला टारगेट क्या होगा, बताओ इसमें सबसे पहला टारगेट क्या होगा। कैसे सॉल्व करोगे, जनरल सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना। तो क्या दिमाग में चल रहा है तुम्हारे, छोड़ दें दिमाग में क्या चीज चले, इस क्वेश्चन में छोड़ दें, क्या चला तो कैसे करोगे। मेथड का नाम क्या है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। इस y के साथ ये y स्क्वायर लेकर आ जाइए डियर, इस x को इसके पास लेकर आ जाए, फिर क्या दिक्कत है। यहां से y स्क्वायर को लेकर आओ। चलिए तो मैं क्या लिखूंगा इसे, dy/y स्क्वायर, और ये dx इस तरफ आ जाएगा। इसमें क्या था भाई पारस, इसमें तो कुछ है ही नहीं यार, तो क्या किया, कुछ अलग तो किया ही नहीं है। टारगेट हमारा है कि y को y के साथ x को x। अब सुनो जरा तिवारी, अब ये माइनस को कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे, ये माइनस को सर यहाँ लें कि यहाँ लें, माइनस को तो कहीं भी ले सकते हो ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं इसमें। चलिए 1 अब इंटीग्रेशन कर दो, इधर भी कर दो और इस तरफ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इंटीग्रेशन करते हैं। वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, जिन बच्चों को नहीं पता वो इस तरीके से कर लें, y की पावर -2 dy, ठीक है, इसको अलग लेकर आ जाए, -4 को x dx। चलिए अच्छा अब देखिए, तो इसका क्या होगा, y की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1। इंटीग्रेशन यही तो बोलता है हमारा, हाँ
अच्छा, तो ऐसे तो बताऊंगा ना मैं, फिर डायरेक्ट ही कर दूं फिर मैं। -4 ये हो गया, इसका क्या होगा x² बाई 2 प्लस सी। अब तो यहाँ पे एक चीज़ बहुत बता दूं, 7 चैप्टर में मैंने बताई थी, सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। -4 इसके बाहर है, इसका आंसर कितना आया, इसका आंसर ये आया ना x² प्लस सी, तो ये साइन ये लगेगा और -4 का मल्टीप्लाई दोनों में होगा, ये याद रख लो। क्यों, ये जो आंसर आया x² बाई 2 प्लस सी वो इसका आया है और -4 का मल्टीप्लाई इसमें हो रहा था, तो -4 का मल्टीप्लाई उस तरफ भी होगा। तो अब ये कितना हो गया, y की पावर -1 अपॉन -1 इक्वल्स टू -4। अब माइनस से माइनस हटा सकते हैं, मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होगा। 4 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो प्लस का 4c, तो 1 अपॉन y ये कैंसिल हो जाएगा, 2x² प्लस का 4c। कोई डाउट यहाँ तक? लेकिन यार ये तो जनरल सॉल्यूशन आ गया, क्यों? क्योंकि अभी इसमें c अवेलेबल है, लेकिन बोला क्या था, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, मतलब c को रिमूव करना। कैसे रिमूव करेंगे, ये कह रहे हैं भाई x की जगह 0 और y की जगह 1 पुट करो, तो y की जगह 1, ये तो 1 हो गया, और x की जगह 0 पुट किया, तो ये कितना हो गया, 0 हो गया, प्लस का 4c, तो c कितना आ गया, 1/4। तो c की जगह क्या हम लोग 1/4 रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं यार। तो c की जगह 1/4 रखा, 4 से 4 हट गया, तो ये आ गया हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। क्यों आ गया? क्योंकि c रिमूव हो गया, अब c की जगह 1 आ गया, तो क्या आंसर आया, 1/y इक्वल्स टू 2x² प्लस का 1 या y इक्वल्स टू 1/2x² प्लस 1। देख लो, एक बार आंसर चेक कर लेता हूँ, सब ठीक है? हाँ जी एकदम ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आपको ये चेक करना है आपका ये ठीक है भाई, इसका कर दो डिफरेंशिएशन, यही मिल जाएगा एक बार में। देखो सिंपल इंटरेस्ट, अच्छा क्वेश्चन है वो। नेक्स्ट एग्जांपल देखो मल्होत्रा, एग्जांपल 12 कह रहे हैं कि ये हमारे पास एक पहले से ही एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन दी है जो कि dy एक तरफ है, यहाँ पे क्या x है y है, अच्छा x ही है, तो हम इस x को इस तरफ लेके आएंगे पहली बात तो, क्योंकि y वाले एक तरफ, तो इसको इस तरफ लेकर आगे अपॉन में आएगा ये, तो dy अलग अलग इसका डिवाइड करेंगे तो यार ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस 1/x। कर दो इंटीग्रेशन, अलग अलग इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका भी, तो dy का क्या होगा, y हो जाएगा, 2x का और 1/x का प्लस c। तो ये तो आ गया आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो इसमें आया नहीं है, जनरल सॉल्यूशन है, क्यों, c अवेलेबल। कह रहे हैं एट 1,1, तो x की जगह 1 और y की जगह 1 रख दो, 1 का स्क्वायर 1। अच्छा x की जगह भी 1 रखेंगे तो log 1 कितना होता है, 0 होता है, पता होना चाहिए आपको। तो 1 से 1 कट गया तो c कितना आ गया, 0 हो गया, c की वैल्यू यहाँ पुट कर देना, बस सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, सब बच्चों वाले को। एग्जाम्पल तो केवल इसमें एक ही है, एग्जाम्पल 14 है, एग्जाम्पल 13 भी ठीक है, देखते हैं क्या कह रहा है। एग्जाम्पल 13, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट्स -2, देखो जब कई पॉइंट्स दिए जाएं तो समझ लेना कि वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात कर रहा है। -2,3 पॉइंट से होता हुआ, गिवन दैट द स्लोप ऑफ अ टेंजेंट, अच्छा अलग क्वेश्चन है अभी तक के लिए, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट x, y कितना दिया गया है, 2x/y²। देखिए क्लास 11th में जाना पड़ेगा, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट बहुत अच्छे से हमने समझा था, और आपको पता होना चाहिए कि डेरिवेटिव हमको स्लोप भी देता है टेंजेंट का। तो स्लोप ऑफ अ टेंजेंट मतलब क्या दिया गया, ये dy/dx दिया गया है, अगर स्लोप ऑफ अ टेंजेंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमको पता है कि जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो स्लोप भी देता है, ठीक है। तो dy/dx कितना दिया गया है, 2x/y²। अब पारस क्या चीज़ आ रही दिमाग में, समझ बताओ इसको देखकर, अब कैसे करेंगे सॉल्व, इसको बताइए। y को y के पास, x को x के पास, इसमें कुछ अलग थोड़ी ना, और 2x को इसके पास। अब कर दो क्या, इंटीग्रेशन कर दो, और x y की जगह -2 और 3 पुट कर देना बस। तो ये कितना हो जाएगा, y 3/3 2x² 2 प्लस का c, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो y³ इक्वल्स टू 3x² प्लस का 3c। x की जगह -2, y की जगह 3 रखो, 3 3 जा 9 27, और x की जगह 4 3 जा 12 प्लस का 3c, 27 से 12 गया 15, तो c कितना आ गया, 5 आ गया। ये c यार यहाँ पुट कर दो, बात खत्म। क्लियर है तिवारी, क्या हुआ, सॉल्व कैसे, क्या इसमें अलग किया मैंने, ठीक है ना सब।
कोऑर्डिनेट देगा कि इस पॉइंट से होता हुआ जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाते हैं, कुछ दिक्कत नहीं। लास्ट एग्जाम्पल अच्छा है, उसको देखेंगे प्यार से, उसमें मैं आपको तो देखते हैं भाई, ये अच्छा एग्जाम्पल है। कह रहे इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेज कंटिन्यूसली एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर, मतलब हर साल जो प्रिंसिपल है वो कितना बढ़ जा रहा है, 5% बढ़ जा रहा है। इन हाउ मैनी ईयर्स द रेट 1000 डबल इटसेल्फ। चलिए देखते हैं अच्छा कैसे होगा ये क्वेश्चन, क्या कहना चाह रहा है। अगर क्लास 8th की तरह हम लोग करते पहले, क्योंकि हमारा टारगेट है कंसेप्ट क्लियर करना, आंसर तो आ ही जाएगा। हमने पढ़ा यार सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर। अच्छा देखिए, सिंपल इंटरेस्ट है तो आंसर अलग आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट है तो आंसर अलग आएगा, पता है आपको ये बात, ठीक है। अगर सिंपल इंटरेस्ट है तो आंसर हमेशा कम आता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में हमेशा आंसर ज़्यादा। और आपको नॉलेज के लिए बता दूं, जो आपको जो बैंक जो इंटरेस्ट देती है कौन सा देती है बताइए, कंपाउंड इंटरेस्ट देती, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट देती है। इसीलिए कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, जैसे सपोज आपने अकाउंट में 1000 रुपये जमा करे, अंतर समझो जरा, देखो ये सब नॉलेज के लिए आना चाहिए। कंपाउंड आपने क्या किया, 1000 रुपये जमा किए, ये दे रहा है सिंपल इंटरेस्ट, ये दे रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट मान लो। तो इसने एक साल में 10% दिया आपको, इन्होंने भी एक साल में 10% दिया। आज मान लो 2020 है, ठीक है, तो 2021 में कितने रुपए हो गए आपके, बताएंगे जरा, 1100। मतलब 1000 का इंटरेस्ट मिल गया, इधर भी 1000 का इंटरेस्ट मिल गया। अगली बार यहाँ पर इंटरेस्ट कितना मिलेगा, फिर से 100 रुपये मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में जो भी इंटरेस्ट मिलता है वो प्रिंसिपल पर ही मिलता है। लेकिन अब 2022 में जो सिंपल जो इंटरेस्ट मिलेगा वो पता है किस पर मिलेगा, 1100 पर। ये 100 रुपये ऐड हो जाते हैं प्रिंसिपल में हर साल, ये अंतर होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में और सिंपल में। ये क्लास 8th की बात बता रहा हूँ, नंबर के लिए तो बिल्कुल नहीं है, नॉलेज के लिए है बस, कि 2022 में जब आपको इंटरेस्ट मिलेगा तो 100 ऐड हो जाएगा, मतलब 1100 का अब 10% मिलेगा, मतलब 110 रुपये। 10 रुपये बढ़ गए ना आपके, यहाँ पे 100 ही चलता रहेगा लाइफ टाइम तक। अगर 10% है तो आपको हर साल 100 रुपये का ही इंटरेस्ट मिलेगा। यहाँ पर नहीं, यहाँ पे 1100, यहाँ पे 110 मिलेगा, अगली बार 118 मिलेगा, फिर 100, मतलब हर साल बढ़ेगा आपका। इसलिए कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा ज़्यादा होता है। तो अब यहाँ पर तो इन्होंने बोला नहीं है कि आप अगर आप सिंपल इंटरेस्ट लेंगे तो आंसर अलग आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट लेंगे तो आंसर अलग आएगा। चलो ये सब नॉलेज के लिए होती हैं चीज़ें, बच्चे लोग पढ़ते नहीं ये सब चीज़ें। चलो देख लो। अच्छा अब कैसे इसे करेंगे, प्रिंसिपल इंक्रीजेज आपको जाना पड़ेगा, पता है किस में, 12th क्लास के चैप्टर 6 में। पहला क्या था, रेट ऑफ चेंज, कोई चीज़ इंक्रीज हो रही है या फिर डिक्रीज हो रही है तो उसको हम लोग ऐसे लिखते थे, जैसे प्रिंसिपल इंक्रीज हो रहा है तो लेट प्रिंसिपल पी ले लिया। अच्छा प्रिंसिपल इंक्रीज हो रहा है तो क्या डीपी नहीं हो गया, डेस्कटॉप प्रोफाइल डीपी हो गया ये, अपॉन। अच्छा अपॉन में क्या आएगा बताओ थोड़ा, क्यों, टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होगा ना प्रिंसिपल, टाइम बढ़ता जाएगा उसी हिसाब प्रिंसिपल। तो डीपी अपॉन डीटी कितना है, 5%। किसका, प्रिंसिपल का। किसका, प्रिंसिपल का यार, क्योंकि अगर मैंने आपसे कहा प्रिंसिपल चेंज हो रहा है तो किसी के रेस्पेक्ट में तो चेंज होगा, इधर टाइम के रेस्पेक्ट में होगा, ठीक है। तो 5% किसके चेंज हो रहा है, प्रिंसिपल का। तो बस dp अपॉन dt इक्वल्स टू ये 5/100 मतलब 1/20 और ये p। अब वेरिएबल सेपरेबल मेथड से p को इस तरफ, d को इस तरफ, तो dp अपॉन p इक्वल्स टू 1/20 dt। भाई कर दो, तो 1/p का log p इक्वल्स टू 1/t प्लस c। क्लियर है, ठीक है। अभी तक केवल सुनो ध्यान से, मैंने केवल क्वेश्चन इतना पढ़ा था बस, उसमें मैंने इतना सॉल्व कर दिया। अब आगे भी तो कुछ कहना चाह रहा है, ये तो इसने केवल इतना बताया है, ये हमारे पास एक जनरल सॉल्यूशन आ गया इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब ये कह रहे हैं आगे कि इन हाउ मैनी ईयर, जो 1000 रुपये उसने जमा किए थे, डिपॉजिट किए थे, कितनी साल बाद वो 2000 हो जाएंगे, मतलब डबल हो जाएंगे अपने आप के, कितने साल बाद। एक बात सुनो, जब आज मैंने अकाउंट में पैसे जमा करेंगे तो टाइम कितना रहा होगा, 0। अगर आज मैंने अकाउंट में पैसे जमा करे हैं 1000 रुपये, तो आज स्टार्ट करें तो आज से तो इंटरेस्ट मिलना स्टार्ट होगा नहीं, एक साल बाद मिलेगा ना हमको। तो फिलहाल टाइम क्या हो गया, 0। तो t 0 है और p कितना, 1000 है। बात को समझो, आज मैंने अकाउंट में 1000 रुपये जमा करे, अभी जमा हुए हैं, तुरंत में 1 सेकंड बाद पूछना भैया कितना इंटरेस्ट मिल गया, हाउ इट कैन बी पॉसिबल, ठीक है ना। तो इंटरेस्ट जो भी होता है 1 साल बाद मिलेगा ना। तो अगर अभी मैंने 1000 रुपये जमा करें अभी, तो वो 1000 ही रहेंगे, क्योंकि टाइम कितना है, अभी 0 है केवल, ठीक है। अब अगर टाइम यहाँ पे 1 होगा तो ये भी चेंज होगा। चलिए अभी टाइम 0, तो t की जगह 0 पुट करो यहाँ पे और p की जगह 1000 पुट करो। तो चलो भैया log p की जगह 1000
प्लस 1/20 इंटू 0 प्लस सी, तो सी कितना आ गया लॉग, सी की वैल्यू कितनी आ गई लॉग 1000। क्लियर है? तो चलो भाई यहाँ पुट कर दो, इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। तो लॉग पी इक्वल्स टू 1/t प्लस लॉग, अब सुनिए, अब वो कह रहे हैं कि कितने साल बाद, इन हाउ मैनी ईयर्स, वो कितना हो जाएगा डबल, तो टी तो हमको पता नहीं है कितने साल बाद। अब कह रहे हैं प्रिंसिपल कितना हो जाना चाहिए 2000, अब टाइम ही तो हमको निकालना है, तो टाइम तो पता नहीं हमको, कितने साल बाद तो नहीं पता ना हमको, टाइम को नहीं पता, और प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 2000। तो भैया वैल्यू पुट करो, पी की जगह कितना पुट करेंगे लॉग 2000 पी की जगह, अब 1/20 टी तो पता नहीं है, और लॉग, अब टी निकल के आ जाएगा, ये लॉग 1000 इस तरफ आएगा, तो लॉग 2000 माइनस लॉग 1000 और t/20, जब लॉग में माइनस होता है तो क्या हो जाता है डिवाइड हो जाता है, लॉग 2000 अपॉन लॉग 1000 t/20, तो 20 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 20 log 2t। इतने साल बाद जो उसका पैसा है वो कितना हो जाएगा डबल, log 2 की वैल्यू पुट कर दे, मतलब तो अभी हमने कहा था अगर सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन होता ये तो इसका आंसर करेक्ट आता 20,000, कितना आता करेक्ट, लेकिन आंसर 20,000 से थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, यस और नो, तो इन्होंने कौन सा इंटरेस्ट दिया होगा कंपाउंड इंटरेस्ट दिया होगा, इसलिए थोड़ा आंसर ज़्यादा आ रहा है। तो कंसेप्ट समझिए, अच्छा क्वेश्चन था, एक बार फिर से देखते हैं, ये कंसेप्ट समझो, ये अभी तक के लिए नया था हमारे पास। हमारा टारगेट क्या था, सुनो, हमसे पूछा गया था इन हाउ मैनी ईयर्स, हमको टी फाइंड करना था, सुनो ध्यान से, टी फाइंड करना था। अननोन वैल्यू कितनी थी, एक तो यहाँ पे सी लिखा था ना पहले, टी फाइंड करना है हमको, तो पी पता होना चाहिए पहले तो, और सी पता होना चाहिए, तो यहाँ से मैंने सी फाइंड कर लिया, यहाँ से पी फाइंड कर लिया, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। तो जब मैंने पैसे जमा किए थे उस समय टाइम 0 था, और जब मैं चाहता हूँ कितने साल बाद पैसे डबल हो जाए, तो टाइम पता नहीं था हमको। क्लियर है? अरे ये t0 का चक्कर समझ आ रहा है सभी को? अगर जैसे मैंने कहा आप 3 बजे का ट्यूशन है, अगर आप 3 बजे आते, मैंने कहा कितना टाइम हो गया पढ़ते हो, तो आप 0 ही बोलेंगे ना उस समय। तो ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, देख लो ये, मतलब कोई डाउट है? पक्का?